नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सपना। सबसे पहले सभी भारतवासियों को शुभकामनाएं। आज हम सभी के लिए बड़े ही गर्व का दिन है क्योंकि आज चंद्रयान 3 के चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। भारत ने चांद पर रचा इतिहास, साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। मिजोरम में अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज गिरने से 17 की मौत, कई मजदूर मलबे में दबे। और चांद पर सफल लैंडिंग के चलते देश भर में खुशी की लहर, जगह जगह मना जश्न। आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार हर भारतवासी बेसब्री से कर रहा था। आज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया है। उसने 30 मिनट में चंद्रमा के अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। लैंडर को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। 5:30 पर शुरुआत में रफ लैंडिंग बेहद कामयाब रही। इसके बाद 5:40 पर लैंडर ने वर्टिकल लैंडिंग की, तब उसकी चंद्रमा से दूरी 3 किलोमीटर रह गई थी। आखिरकार लैंडर ने 6:04 पर चांद पर पहला कदम रखा। इस तरह भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जबकि चांद के किसी भी हिस्से में यान उतारने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन को ही ये कामयाबी मिली। अब सभी को विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का इंतजार है। धूल का गुबार शांत होने के बाद ये बाहर आएगा। इसमें करीब 1 घंटा 50 मिनट लगेगा। इसके बाद विक्रम और प्रज्ञान एक दूसरे की फोटो खींचेंगे और पृथ्वी पर भेजेंगे। मोदी बोले, चंदा मामा दूर के नहीं, एक टूर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह क्षण भारत के सामर्थ्य का है। यह क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है। अमृत काल में अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। पहले कहा जाता था कि चंदा मामा बहुत दूर के हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे कहेंगे, चंदा मामा बस टूर के हैं। चंद्रयान 3 ने चांद पर सफल लैंडिंग कर लिया है, जिसके चलते वडोदरा में उत्साह का माहौल देखा गया। वडोदरा के डेरिडेन सर्कल पर बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर जश्न मनाया। भारत ने चांद पर इतिहास रच दिया है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को मिशन मून के रूप में चांद पर भेजा था, जो करीब 1.5 महीने बाद चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चांद पर कई तरह की जांच करेगा। इस ऐतिहासिक मौके का इंतजार पूरा भारत कर रहा था। आज चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचते ही पूरा देश खुशी से झूम उठा। वडोदरा के डेरिडेन सर्कल पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मौके पर जमकर खुशी मनाई गई। भारत ये विश्व का सर्वप्रथम देश ऐसा है जिन्होंने दक्षिण विस्तार में चंद्रयान का चंद्र में सफल परीक्षण किया है। पूरे देश के सभी भारतवासियों के लिए, ये देश के सभी नागरिकों के लिए और ये देश के सभी वैज्ञानिकों के लिए आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज के ये कार्यक्रम में जिनके माध्यम से कार्यक्रम का पूरा आयोजन हुआ, जिन्होंने पूरे देश के वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास किया, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और इसरो के सभी वैज्ञानिकों का हम भारत के सभी नागरिकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंच जाते ही वडोदरा में जगह जगह लोग एकत्रित हुए और पटाखे चलाकर इस जश्न को मनाया। इस मौके पर लोगों ने भारत के इस बेहद खास मौके को सेलिब्रेट करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों को दिल खोलकर बधाइयां दी और भारत इसी तरह नए नए आयाम कायम करता रहे, ऐसी कामना भी की। शिवजीना माथा पर जे चांदो लागेलो छे, ए ज रीतना भारतना माथे एक चंद्रयान 3 नो चांदो लागशे। आ समग्र मिशन माटे वर्षोथी वैज्ञानिको तैयारी करता था। चंद्रयान 2 ની નિષ્ફળતા જ્યારે થઈ ત્યારે આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીએ
ઈસરોના જે ચીફ છે એસ નિવાસન એમને ભેટીને એમને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું કે ભલે એકવાર આપણે નિષ્ફળ ગયા છે પણ પ્રયત્ન ચોક્કસ ચાલુ રાખીશું ને ભૂલોમાંથી આપણે શીખીશું અને ભૂલ સુધારીને આપણે ફરીથી પ્રયત્ન કરીશું. 4 જ વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં વૈજ્ઞાનિકોએ ચંદ્રયાન 3ની સફળતાપૂર્વક લેન્ડિંગ કરી અને વિશ્વનો પહેલો દેશ એવો બન્યો છે જે સાઉથ પોલ પર ચંદ્ર પર કોઈ પહેલું યાન ઉતારવામાં આવ્યું, કોઈક રોકેટ પહેલા ઉતર્યું છે. તો એ બદલ સમગ્ર વૈજ્ઞાનિકની ટીમને અને સમગ્ર દેશવાસીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવે છે અને આખા વિશ્વમાં આજે ભારતનું નામ એક પહેલા ક્રમાંકે જ્યારે સાઉથ પોલ પર પહોંચનાર કોઈ દેશ હશે તો એમાં ભારતનું નામ મોખરે હશે, એનું ગૌરવ તમામ દેશવાસીઓને છે. मिजोरम में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जहां अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज गिरने से मलबे में दबकर 17 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई है. मिजोरम में आज बुधवार को निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 श्रमिकों की मौत की खबर है. अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि राजधानी आइजवाल से 21 किलोमीटर दूर सायरंग में सुबह 10 बजे ये हादसा हुआ. घटना के दौरान 35 से 40 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे. ये पुल बैराबी को सायरंग से जोड़ने वाली कुरुंग नदी पर बन रहा था. प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है. दुर्घटनाग्रस्त पुल में कुल 4 पिलर हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीसरे और चौथे पिलर के बीच का गर्डर टूटकर गिरा हुआ है. सभी मजदूर इसी गर्डर पर काम कर रहे थे. जमीन से पुल की ऊंचाई 104 मीटर यानी 341 फीट है, यानी पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है. साउथ अफ्रीका में जारी ब्रिक्स समिट में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई देशों के प्रधानमंत्री और प्रतिनिधि शिरकत कर रहे हैं. 14 साल पहले 2009 में बने ब्रिक्स समूह की बैठक इस बार काफी अहम मानी जा रही है. इसकी एकमात्र वजह इस संगठन का सदस्य बनने के लिए मची होड़ है. लगभग 40 देशों ने संगठन में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है. इसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान भी शामिल है. इस बार की बैठक का सेंटर पॉइंट समूह का विस्तार होगा. हालांकि इसके 5 सदस्य देशों के बीच अभी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है. मंगलवार की 15वीं ब्रिक्स समिट के तहत बिजनेस फोरम इवेंट आयोजित हुआ. हालांकि इसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग शामिल नहीं हुए. फोरम में चीन के प्रतिनिधि ने कहा, जिनपिंग ने ब्रिक्स के विस्तार की बात कही है. इससे इंटरनेशनल बॉर्डर को और मजबूत किया जा सकेगा. चीन हेजिमोनी यानी हर जगह अपने दबदबे की चाहत नहीं रखता है. ये हमारे डीएनए में नहीं है. साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई. समिट के बाद ब्रिक्स लीडर्स ने बुधवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की. बिजनेस फोरम में 3 मिनट के भाषण में मोदी ने कहा, डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत अव्वल है. ब्रिक्स देशों को इकोनॉमिक फ्रंट पर सहयोग करना होगा. भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन जाएंगे. भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किए हैं. मैं ब्रिक्स देशों के इन्वेस्टर्स को भारत में निवेश का न्योता देता हूं. पिछले 10 वर्षों में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल ने हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. 2009 में जब ब्रिक्स की पहली समिट आयोजित की गई थी, तब विश्व एक बड़े आर्थिक संकट से बाहर आ रहा था. उस समय ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण के रूप में उभरा था. वर्तमान समय में भी कोविड महामारी, तनावों और विवादों के बीच विश्व आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है. ऐसे समय में ब्रिक्स देशों के एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका है. फ्रेंड्स, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल के बावजूद भारत आज विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है. जल्द ही भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा. इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत विश्व का ग्रोथ इंजन होगा. यह इसलिए है क्योंकि भारत ने आपदा और मुश्किलों के समय को आर्थिक सुधार के अवसर में परिवर्तित किया. पिछले कुछ वर्षों में हमने मिशन मोड में जो रिफॉर्म्स किए हैं, उनसे भारत में
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हमने कंप्लायंस बर्डन को कम किया है, रेड टेप को हटाकर रेड कारपेट बिछा रहे हैं। जीएसटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के लागू होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्र जिनको प्रतिबंधित माना जाता था, आज प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए हैं। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर हो रहे निवेश से देश का परिदृश्य बदल रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग $120 बिलियन का प्रावधान रखा है। इस निवेश के माध्यम से हम भविष्य के एक नए भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। रेल, रोड, वाटरवे, एयरवेज हर क्षेत्र में तेज गति से बदलाव आ रहा है। देश भर में आज चंद्रयान 3 के चांद पर लॉन्च का उत्साह देखा गया। इसी बीच वडोदरा के रिसर्चर ने चंद्रयान के सभी पार्ट का 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया है। वडोदरा के रिसर्चर, इनोवेटर और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में 21 जितनी IPR इंडियन पेटेंट कराने वाले मिथिलेश पटेल ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और उसके सेंसर की जानकारी के साथ 3D वर्चुअल मॉडल तैयार किया है। इस वर्चुअल मॉडल को लॉन्च करने के बाद वडोदरा के प्लैनेटोरियम में भी रखा गया था। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्र पर लैंड कर रहा है, जिसका उत्साह देश भर में देखने मिल रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 का वर्चुअल मॉडल वासना रोड पर ओम कॉम्प्लेक्स में देखे जाने की खास व्यवस्था भी रिसर्चर मिथिलेश पटेल ने की है। ये जो बनाया है ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस है। इसका टेक्नोलॉजी का नाम है वर्चुअल वी। जो ये टेक्नोलॉजी है ये मेरे पास यूटिलिटी पेटेंट्स और इंडिया बुक ऑफ एशिया बुक रेगुलर टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी जो है जिसके अंदर कोई भी चीज़ को हम वर्चुअल दिखा सकते हैं। काफ़ी सारे पिछले पास्ट के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसमें दिखाए गए। अभी जो इसमें है जो चंद्रयान 3 का और चंद्रयान 2 ऑर्बिटर मॉड्यूल और प्रोपेशनल मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का जो पूरा वर्जन है स्ट्रक्चर, प्रज्ञा रोवर, सभी जगह इसके अंदर दिखाई गई है। जिसके अंदर उसके जितने पेलोड से, जितने सेंसर से, इसकी ब्रीफ माहिती इसके अंदर दिखाई गई है। जिससे चंद्रयान 3 क्या है, क्या वर्किंग करता है, क्या सेंसर्स है, जिसको लोगों को हम एजुकेट कर सके, जिसको हम लोग समझा सके कि चंद्रयान 3 है। एग्जाम्पल की बात करें तो अहमदाबाद इसरो के अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स, काफ़ी सारे कैमरा बनते हैं। वो हर एक सैटेलाइट्स में, हर एक लैंडर्स में हमारे जो इसके बात करें तो सेंसर्स उसमें लगते हैं। जब पूरा असेंबल होके वो जब लॉन्च के लिए श्रीहरिकोटा पहुंचता है तब जाके फिनिश मॉडल वहाँ पे लोगों को देखने मिलता है। पर जो मैन्युफैक्चर से उसको देखने, तो हमारा मेन टारगेट वही था कि इसरो के काफ़ी सारी साइंटिस्ट है जिसमें इसरो ने कुछ ना कुछ उसमें योगदान दिया है, तो वो भी इसको देख नहीं पाते। तो हमने इसको नॉर्मल पब्लिक और जो भी लोग जो स्कूल स्टूडेंट्स है जो स्पेस के लिए माहिती जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने पूरा ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी बेस पे उसका पूरा वर्चुअल एयर पार्टिकल ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिससे 3D मॉडल हम लोग देख सकते हैं। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે।
ઓછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના ઈએમઆઈ. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में सस्ते मकान दिलवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले पर कार्यवाही नहीं होने से लोग परेशान हैं. वडोदरा में भाजपा के नेताओं के साथ अपने फोटो दिखाकर दिकेश नामक शख्स ने भोले भाले लोगों को दीनदयाल हाउसिंग सोसाइटी में मकान दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए की ठगी की है, जिसकी शिकायत मांजलपुर पुलिस थाने में की गई, लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते धोखाधड़ी के शिकार हुए लोग अपनी शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर कचेरी पहुंचे. દિકેશભાઈ રાઠોડ કરીને છે એ લોકોએ અમારે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનો આપવાની લાલચ છે. અમે ચાલો આપણું બી મકાન થઈ જાય એ હિસાબે અમે અમારી પાસે આવેલા ને અમે આવી રીતે વાત કરી કે તમારું મકાન મળી જશે. અમારી બહુ મોટા પાયે ઓળખાણ છે ભાજપમાં અને ઉડા ઓફિસમાં બી ઓળખાણ છે, તમારું ટૂંક સમયમાં મકાન મળી જશે. આવી રીતે 75,000નો ચેક લઈ ગયેલા અને બીજા 2 ચેક લઈ ગયેલા. તો ચેક નાખીને પૈસા ઉપર લીધા છે અને બીજા બી રોકડા 80,000 રૂપિયા લઈ ગયેલા છે. અને બીજા ખાસા બધા અમારી જોડે છે, 10 જણ છે, એ લોકોના બી 25,000 કરીને પૈસા લઈ ગયેલા છે. કીધેલું ને કે અમારી ઓળખાણ છે ભાજપમાં, તો બહુ મોટી ઓળખાણ છે અને હું બી ભાજપમાં જ કાર્યકર્તા છું. રેકોર્ડિંગ બી અમારી પાસે છે. એમણે જે 13.5 લાખની અંદરને 14 લાખમાં આપવાની વાત કરી હતી અને એક નોટના કાગળ પર મારી રૂબરૂ એને લખાણ બી કરી આપેલું છે. અને એ પછી જ્યારે માંગવા જઈએ ત્યારે ધમકીઓ આપે છે. એક વખત તો અમને પેલું ખિસકોલી સર્કલની આગળ એકાંતમાં લઈ ગયા હતા ને ત્યાં પછી ધમકી આપી, એટલે મેં એને બરાબર ત્યાંથી લીધો એટલે ભાગી ગયો. आज विश्व भर की नजरें चंद्रयान को लेकर हिंदुस्तान पर टिकी है, वहीं वडोदरा शहर के कमाटी बाग में स्थित प्लानिटेरियम आज के खास दिन पर भी बंद पड़ा है. गुजरात के वडोदरा के कमाटी बाग में स्थित प्लानिटेरियम को 1976 में बनाया गया था, जिसके चलते यहाँ का मशीन काफी पुराना हो गया है.
कॉरपोरेशन द्वारा मशीन की सर्किट की कमी को दूर नहीं किया जा सका। ऐसे में पिछले 6 दिनों से यहां एक भी शो नहीं हो पाया है। आज विश्व भर की नज़रें भारत पर टिकी है, लेकिन वडोदरा में स्थित प्लानिटेरियम में किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। प्लानिटेरियम में 2013 में 5 लाख के खर्च से लिए गए टेलीस्कोप से ही शहर के विद्यार्थियों को चंद्र दर्शन करवाया जा सकता था, लेकिन तंत्र की लापरवाही के चलते टेलीस्कोप का लेंस खराब हो गया है। जब लेंस खरीदा गया उसके बाद तत्कालीन अधिकारियों द्वारा सिर्फ 4 से 5 बार लेंस का उपयोग किया गया। उसके बाद पिछले 10 सालों से इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। वहीं गत बुधवार प्लानिटेरियम में आखिरी शो चल रहा था, तब शॉर्ट सर्किट होने से मशीन ठप हो गया। मशीन की मरम्मत न होने से पिछले 6 दिनों से एक भी शो नहीं किया गया है। करोड़ों का बजट रखने वाली पालिका ने पहले भी इस मशीन को रिपेयरिंग करने के बाद ठेकेदार के 50,000 नहीं चुकाए, जिसके चलते कॉन्ट्रैक्टर ने इस काम से अपने हाथ झाड़ लिए। वडोदरा महानगर पालिका का जो सरदार पटेल प्लानिटेरियम है, जो 1976 में शुरू हुआ था, तब से हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया उस ज़माने की हाई एंड टेक्नोलॉजी का कार्ल ज़ाइस कंपनी का स्पेस मास्टर प्रोजेक्टर मशीन है। 45 साल पुराना ये मशीन है और अभी 3 दिन पहले उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से मशीन बंद हुआ है। फॉल्ट भी आइडेंटिफाई हो चुका है, लेकिन स्पेयर पार्ट अभी तक अवेलेबल हुआ हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है उसमें देखा, उसमें अनुरूप स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। स्टाफ को बताया गया है कि जो एग्जिस्टिंग हमारा जो मार्केट है, मार्केट में से फाइंड आउट करें कि सिमिलर कोई पार्ट मिल रहा है क्या। इस पार्ट मिल जाएगा तो जल्द से जल्द इसको रिपेयर करके वापस से शो शुरू कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। अब हालात ये है कि प्लानिटेरियम में 10 दशक पुरानी मशीन से भी वडोदरा शहर के बच्चों को आकाश दर्शन नसीब नहीं है। गांव से आने वाले बच्चों को शो के लिए अधिक आकर्षण होता है। इससे पहले फरवरी में मशीन को रिपेयर किया गया था, जिसके चलते 30 मिनट के शो को सिर्फ 20 मिनट का स्लाइड शो ही चल पाया था। इस मामले वडोदरा के रिसर्चर और इनोवेटर मिथिलेश पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वडोदरा के अंदर जो प्लानिटेरियम है, जो मशीन है कार्ल ज़ाइस करके कंपनी का कार्ल ज़ाइस मशीन है, उसको स्पेस मार्क प्रोजेक्टर है। वो प्रोजेक्टर 1976 में सरदार पटेल प्लानिटेरियम में पालिका द्वारा यहाँ पे लाया गया था। वो बीच बीच में उसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो गई, एनालॉग सिस्टम पे बेस पे चलते हैं। अभी टेक्नोलॉजी पूरी ख़त्म हो गई है, तो बीच में दिसंबर में बंद हुआ था। तो जो पालिका का रेफरेंस तो मैं यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आया था और मशीन को रिपेयर करके जैसी कंडीशन में था वो चालू कर दिया था। तो अभी वो मशीन रिपेयर बाद बीच में भी 1-2 बार ख़राब हुआ था, तो मैं यहाँ पे उसको रिपेयरिंग करता हूँ। तो अभी जो वापस जो बंद हुआ है, तो जो इसके पेपर पर से वर्क ऑर्डर नहीं आया, तो उसके लिए बंद रखा हुआ है इसमें से। गुजरात के ऐतिहासिक नगरी वडोदरा में प्रिंस फतेह सिंह राव समेत की प्रतिमाओं के रिस्टोरेशन पर सवाल उठे हैं। वडोदरा में पिछले कई समय से 116 वर्ष पुरानी काला घोड़ा प्रतिमा सहित अन्य प्रतिमाओं को पूर्ववत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इन प्रतिमाओं के रिनोवेशन का कार्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स संस्था द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए पालिका द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, परंतु पिछले 4 महीने से मौसम की गड़बड़ी के चलते रिनोवेशन के कार्य को रोक दिया गया है। इन प्रतिमाओं का इतिहास काफी पुराना है। काला घोड़ा की प्रतिमा को 1907 में स्थापित किया गया था। प्रिंस फतेह राव सिंह की प्रतिमा को 1940 में स्थापित किया गया। वहीं शिवाजी की प्रतिमा को 1934 में कमाटी बाग में स्थापित किया गया। इन मूर्तियों का रिनोवेशन किया जा रहा है। इस विषय के विशेषज्ञों के अनुसार कोटिंग निकालने में लापरवाही की गई है, जिसके चलते इन मूर्तियों के नैन नक्श सहित शार्पनेस में बदलाव हो सकता है। वडोदरा में अन्य 7 मूर्तियां भी स्थापित हैं, जिन पर मौसम का असर होने लगा है। अगर इन तमाम मूर्तियों का रिनोवेशन किया जाए तो खर्च 3 करोड़ तक पहुंचने का अंदाज है। कलर तो नहीं था इस पे, जो है करोजन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। वो होता है जब तुम्हारा मेटल एक्सपोज होके बाहर का जो एक्सटीरियर चीज़ें हैं, जैसे ये टी पॉइंट पे है स्कल्पचर, तो यहाँ से गैशियस सब्सटेंसेस निकलता रहता है। प्लस हमने इसका भी एक सैंपल लिया था, ये जो पेड़ है उसका भी फ्रूट आता है, उसमें से भी कुछ तो उसका लिक्विड है वो निकलता था। वो सब सैंपल हमने लिया था जब पहला फेज़ शुरू हुआ था। तो वो कलर नहीं था, वो करोजन प्रोडक्ट था। अब वो हार्मफुल है इस मेटल के लिए, तो हमने वो जो करोजन प्रोडक्ट था उसको निकाल दिया बाहर। जो आप देख रहे हैं अभी मेटल एक्सपोज जो हो गया है वो सारा करोजन प्रोडक्ट है। अब जो बच गया वो जो आपको दिख रहा है वो ओरिजिनल उसका पटीना है। अब पटीना एक ऐसा लेयर है जो फॉर्म होता है मेटल सरफेस पे, जो उसको इट इज़ लाइक अ बैरियर लेयर, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा मेटल को बाहर बाइट करने से। तो जो बच गया आप देख पाएंगे वहाँ पे मेटल को कुछ नहीं हुआ होगा। और पटीना भी 2 तरह का आता है, एक जो है बेनिफिशियल होता है मेटल को, एक दूसरा हार्मफुल होता है। जो अभी निकाला है
वो उसको हार्मफुल था क्योंकि वो उसको बाइट कर रहा था, तो वो हमने निकाल दिया है अब। तो ये प्रोसेस अभी हमने किया है इसके साथ में। और जो कॉरपोरेशन हर साल इसको पॉलिश लगाता है, तो पॉलिश लगाने के बाद 2 दिन के अंदर तो ये ग्रीन हो जाता था, तो वो क्या था? सर वो पॉलिश क्या है वो जानना पड़ेगा, उसके बिना तो मैं कोई स्टेटमेंट पास नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो लोग कौन सा मटेरियल से पॉलिश लगाता था, क्या करता था। 3 साल तो इसको मॉनिटर करने वाले, इसको लगाने के बाद उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर से फिर हम एक और क्या बोलते हैं रिपोर्ट तैयार करेंगे और गाइडलाइंस तैयार करेंगे कि कैसे इसको क्या बोलते हैं देख रेख कैसे रखना है इसका। जो प्रतिमा है इसको आपने जो ग्रीन की, इसके बाद कौन सा केमिकल लगाया तो एकदम क्लीन होने लगा है? वो सर हमारा टेस्ट किया था हमने काफ़ी सारा, वो रिपोर्ट्स हम सबमिट करेंगे जब हमारा काम ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो वो हम VMC जो हमारा हमको जिसने काम दिया उनको हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे सारा। ये है प्लस उसके बाद अपना काला घोड़ा का एक स्कल्पचर है, और तीसरा हमको जो दिया गया है वो शिवाजी का है। तो इसको फिनिश करके हमारा जो काम शुरू होगा, डॉक्यूमेंटेशन तो काला घोड़ा का हमने कर लिया है, उसके बाद शिवाजी और काला घोड़ा 2 जगहों में काम शुरू होगा। वजह कुछ भी हो, लेकिन वडोदरा की ऐतिहासिकता कायम रखने के लिए इन प्रतिमाओं का रखरखाव बेहद जरूरी है, और ऐसे में पालिका द्वारा ऐतिहासिक 3 प्रतिमाओं को पहले जैसी बनाने के लिए 29 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। गुजरात के वडोदरा में मिठाई के क्षेत्र में जाना माना नाम खेतेश्वर स्वीट्स की एक और ब्रांच गोत्री सेवासी रोड पर शुरू की गई है। वडोदरा के कई इलाकों में खेतेश्वर स्वीट्स की दुकान है। खेतेश्वर स्वीट्स ने मिठाई और नमकीन के क्षेत्र में वडोदरा में अपनी अनोखी पहचान कायम की है। खेतेश्वर स्वीट्स के नए वेंचर के रूप में गोत्री सेवासी रोड पर रामा आइकॉन कॉम्प्लेक्स में नई ब्रांच शुरू की गई है। खेतेश्वर स्वीट्स के मालिक महावीर सिंह राजपुरोहित की माता गीता राजपुरोहित के हाथों रिबन काटकर इस नई दुकान का उद्घाटन किया गया। खेतेश्वर की मिठाई और नमकीन खाने के लिए गोत्री सेवासी रोड के निवासियों को दूसरे इलाके में जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ भी खेतेश्वर स्वीट्स की मिठाई और नमकीन का स्वाद नागरिक ले पाएंगे। खेतेश्वर स्वीट्स की नई ब्रांच के उद्घाटन के मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, वडोदरा शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, गायत्री परिवार के उपासक हर्षद बापा, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, सिंडिकेट सदस्य जिगर इनामदार, खेतेश्वर स्वीट्स के मालिक महावीर सिंह राजपुरोहित समेत के वडोदरा के नगर सेवक और राजपुरोहित परिवार के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बड़ौदा शहर का पश्चिम विस्तार जहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे घनी बस्ती की यहाँ पे शुरुआत हो रही है, वहाँ पर खेतेश्वर जो बड़ौदा की सबसे बड़ी एक ब्रांड भी है, और राजस्थानी समाज के साथ जुड़े हुए लोग उनकी अपनी तरीके की सभी यहाँ पर स्वादिष्ट वानगी यहाँ पर मिल रही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद महावीर सिंह राजपुरोहित और उनकी पूरी जो टीम है उनके माध्यम से आज यहाँ शुरुआत हुई है सेवासी के नज़दीक में, और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में ये विस्तार का जिस तरह से आगे पीछे चारों तरफ ग्रोथ हो रहा है, मैं मानता हूँ कि ये इनका जो स्वीट का शॉप है वो विस्तार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। महावीर सिंह राजपुरोहित और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोत्री सेवासी विस्तार मेन रोड पे रामा आइकॉन में खेतेश्वर ग्रुप के द्वारा खेतेश्वर स्वीट का शुभारंभ हुआ है। इस विस्तार के बड़ौदा संस्कारी नगरी के सभी नगरजनों से मैं निवेदन करता हूं, आप इस नए शोरूम का उद्घाटन लें और आपका आगे भी हमको आशीर्वाद रहे, ऐसी अभ्यर्थना। गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मतदाता चेतना अभियान पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात राज्य में मतदान चेतना अभियान 25 और 26 अगस्त को आयोजित किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग वार्ड में 18 साल पूरे करने वाले नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान पर वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह ने जानकारी दी। મતદારોમાં પોતાના નામો ચૂંટણી પંચમાં લખાવવા માટેની એક નવી ચેતના અને નવી જાગૃતિ થાય તે અંગેનો આ સમગ્ર કાર્યક્રમમાં નવા મતદારો ખાસ કરીને જે લોકોના 18 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય, જે લોકો પ્રથમ વખત મતદાન કરવાના હોય, એવા સૌ મતદારોને આ
અભિયાનમાં જોડવા માટેનો પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના માધ્યમથી તેમને અધિકાર પ્રાપ્ત થાય તો આવનારા સમયમાં ઇલેક્શનમાં ચૂંટણીના સમયે એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને જ મતદાન કરે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા, આ પ્રકારનું સૂચન એ ગુજરાતના અમારા માન્ય પ્રદેશના અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબના માધ્યમથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ. 25 અને 26 બે દિવસ સમગ્ર ગુજરાતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ ઘરે ઘરે જઈને લોક સંપર્ક કરીને નવા મતદારોને જોડવાનું કામ કરવાના છે. સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન પણ તેમના પોતાના વોર્ડ નંબર 2 ના પોતાના બૂથમાંથી આ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. તો 5 ધારાસભ્યશ્રીઓ એટલે મુખ્ય દંડક વાળુભાઈ શુક્લ એમનું પોતાનું જ્યાં નિવાસસ્થાન છે એ વિસ્તારથી પોતાના બૂથથી આની શરૂઆત કરશે. માનનીય મનીષાબેન વકીલ, માનનીય યોગેશભાઈ પટેલ, માનનીય કેયુરભાઈ રોકડિયા, માનનીય ચૈતન્યભાઈ દેસાઈ બધા જ પોતપોતાના નિવાસસ્થાનથી, પોતાના બૂથમાંથી, પોતાના શક્તિ કેન્દ્રમાંથી, પોતાના વોર્ડમાંથી એ વિધાનસભા સુધી અલગ અલગ જગ્યા પર જઈ અને આનું આયોજન કરશે. 25મી તારીખ અને 26મી તારીખે એમના જે કાર્યક્રમમાં સમગ્ર વડોદરા શહેરના એ વોર્ડના, એ બૂથના, એ શક્તિ કેન્દ્રના સૌ કાર્યકર્તાઓ જોડાશે. તો 25 અને 26 બે દિવસ આ અંગેની કામગીરી કરવાની છે. વડોદરા શહેર છે એ સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધારે ગ્રેજ્યુએટ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓ ભણતા હોય એવું એક શૈક્ષણિક ધામ છે. માટે પહેલી વખત એવો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે કે દરેક કોલેજ કે જેમાં 18 વર્ષથી મોટી ઉંમરના જ બાળકો એડમિશન લેતા હોય છે એવી દરેક કોલેજમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ જઈ ત્યાં આગળ ટેન્ટ લગાવી ત્યાં બેસી અને ત્યાં નવા મતદારોના નોંધણીનું અભિયાનની શરૂઆત કરશે. એ મતદાર વડોદરાનો હોય, એ મતદાર વડોદરા બહાર મધ્ય ગુજરાતમાં હોઈ શકે, એ મતદાર સૌરાષ્ટ્રમાં હોઈ શકે, એ મતદાર નોર્થ ગુજરાતમાં હોઈ શકે, મતદાર સાઉથ ગુજરાતમાં હોઈ શકે. પરંતુ 18 વર્ષની જ્યારે એની ઉંમર થઈ છે ત્યારે એ પોતે મતદાર તરીકે પોતાનું નામ નોંધાવે. કારણ કે દેશના વિકાસમાં મતદારોનો બહુ જ મોટો એક ફાળો લેતો હોય છે અને મતદાનનો અધિકાર એ સૌથી મહત્વનો અધિકાર છે. ત્યારે આ અધિકાર દરેક વ્યક્તિ વાપરે એના માટેનો પ્રયત્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીના માધ્યમથી થઈ રહ્યો છે. गुजरात विभिन्न संस्कृतियों को संजोता हुआ राज्य है और इस राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है जामनगर, जिसका आज स्थापना दिवस है. आज गुजरात के प्रसिद्ध शहर जामनगर का स्थापना दिन है. यह एक सुंदर शहर है. इस शहर के बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें. हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें. तो आज हम बात करते हैं गुजरात के तटीय शहर जामनगर की. गुजरात का अपना इतिहास रहा है. यहाँ पर कई नामी और लोकप्रिय शासकों ने शासन किया. यहाँ हर शहर नगर अपने शासकों की उदारता, लोक प्रेम के लिए जाना जाता है. फिर चाहे वो वडोदरा, भावनगर, गोंडल, राजकोट या फिर जामनगर ही क्यों ना हो. आज क्योंकि गुजरात के तटीय शहर जामनगर का स्थापना दिन है, तो आज बात करते हैं जामनगर शहर की. जामनगर का आज 483वां स्थापना दिवस है. सन 1540 में शुक्ल पक्ष के श्रावण मास की सप्तमी को बुधवार के दिन सन 1540 ईस्वी में नवानगर की राजधानी के रूप में जामनगर की स्थापना हुई. ऐतिहासिक रूप से नवानगर के नाम से ये शहर जाना जाता है. सौराष्ट्र में जडेजा राजाओं की सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक कच्छ से आए राजपूत जाम रावल ने इस शहर की स्थापना की. जामनगर शहर गुजरात राज्य में अरब सागर का तटीय शहर है, जो कच्छ खड़ी के दक्षिण में स्थित है. जाम रणमल जी द्वितीय के शासनकाल में भुजियो कोठो, लखोतो कोठो, रणमल झील का निर्माण हुआ. उनके बाद जाम रणजीत सिंह आए, जो एक सुधारवादी आधुनिक विचार शैली वाले राजा थे. उन्होंने अपने शासनकाल में कई परिवर्तन किए. उन्होंने जामनगर को सौराष्ट्र का पेरिस बनाया. शहर बनाने के लिए उन्होंने फ्रांसीसी वास्तुकार को विशेष रूप पर बुलाया और शहर की डिजाइन तैयार करवाई. यहाँ के घर ऐसे बनाए गए ताकि लोगों को पूर्ण रूप से शुद्ध हवा मिल सके. उन्होंने अपने शासनकाल में बड़ा बांध बनाया. सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे. काठियावाड़ का रत्न, सौराष्ट्र का पेरिस, तेल का शहर, पीतल नगर, कुमकुम, काजल, बांधनी, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, वस्त्र और नमक इस शहर की पहचान है. और आज जामनगर रिफाइनरी विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है. यहाँ के देखने लायक स्थलों में रणमल झील यानी लखोटा तालाब, 5 लाख वर्ग मीटर में फैली यह झील 3 भाग में विभाजित है. 19वीं सदी में महाराजा जाम रणमल सिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था. तालाब के चारों ओर सुंदर मंडप, गढ़ और कलात्मक उद्यान मुख्य आकर्षण है. यहाँ के हर झरोखे की नक्काशी अद्भुत है. इसी तालाब के मध्य में द्वीप किला है, जिसमें हथियार, पांडुलिपियों और 9वीं से 18वीं सदी के मिट्टी के बर्तन संजोए गए हैं. इसी लखोटा तालाब के किनारे प्रेम भिक्षु स्वामी ने सन 1964 में श्री बाल हनुमान संकीर्तन मंदिर की स्थापना की और तब से यहाँ पर निरंतर 24 घंटे श्री राम जय जय राम की धुन चालू है.
इसके कारण ये मंदिर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। यहाँ का प्रताप विलास पैलेस सन 1907 से 1915 के बीच में निर्मित हुआ, जिसे जाम रणजीत सिंह ने बनवाया। इंडो सार्वजनिक वास्तुकला नक्काशी की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन यह पैलेस आम जनता के लिए खुला हुआ नहीं है। दरबारगढ़ पैलेस यूरोपीय स्थापत्य शैली से बनाया गया है। यहाँ के तिलपड़ी स्थल में राजा का राज्याभिषेक हुआ था। लकड़ी का सिंहासन, उनके शस्त्र अस्त्र यहीं पर संरक्षित हैं। 2001 के भूकंप के वक्त यहाँ काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी आज भी वो अपनी खूबसूरती कायम रखे हुए है। यहाँ के चांदी बाजार में जैन मंदिर का बहुत ही सुंदर संकुल है। छत्तीसगढ़ के जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में JCCJ प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार के ऊपर जन विरोधी नीतियां अमल में लाने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में जनता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमित अजीत जोगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस सरकार के ऊपर जनविरोधी नीतियां अमल में लाने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। इस दौरान बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान के बाद अपने पत्ते खोलने की बात प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस मौके पर कही है। उनका कहना है कि सबसे आखिरी में विधायक प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। मरवाही में JCCA प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कांग्रेस सरकार पर धरना प्रदर्शन के साथ हल्ला बोल किया। आज पूरे प्रदेश में हम लोग जो ब्लॉक स्तरीय सरकारी कार्यालय है उसका घेराव करने जा रहे हैं। अगले 15 दिनों में मुझे लगता है कि हम लोग लगभग 60 विधानसभाओं को कवर करेंगे। आज शुरुआत मरवाही ब्लॉक से हमने करी है। 22 सूत्री मांगों को लेकर सरकार ने जो घोषणाएं की थी जब उपचुनाव हो रहा था, खासकर तो मरवाही के लिए तो बहुत भारी भरकम घोषणाएं हुई थी, एक भी पूरी नहीं हुई है। न मरवाही को नगर पंचायत बनाया गया, न यहाँ शासकीय उद्यानिकी महाविद्यालय खोला गया, न पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोला गया, न कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। जो थोड़ा बहुत अस्पताल बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। यहाँ का जो मरीज है यहाँ अस्पताल जाता है उसको पेंड्रा रेफर कर देते हैं, पेंड्रा से गोरेला रेफर कर देते हैं, गोरेला से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर। ये केवल एक रेफरल सिस्टम पूरा बन गया है। तो जो मरवाही की दुर्दशा हुई है पिछले 4 सालों में, ऐसी दुर्दशा पहले कभी नहीं हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि मरवाही की जनता इस बार सूझ सके बदला लेगी। VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% થી શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. કોણ હલાવે લીંબડી ને કોણ ઝુલાવે પીપળી, ભાઈની બેની લાડકી ને ભૈલો ઝુલાવે ડાળખી. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं VNM टीवी. त्योहार अब नजदीक आ रहे हैं. त्योहार इस बार हमेशा ही अब कुछ सालों से एक ही त्योहार 2-2 दिन पर होता है और ऐसे में लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है. आज सुबह ही मुझे एक दोस्त ने पूछा कि आखिरकार रक्षाबंधन मनानी कब है, छुट्टी कब रखनी है. तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि तारीख कुछ और होती है इंग्लिश कैलेंडर में और हिंदू धर्म की जो तिथि होती है उसके तहत कुछ योग नहीं बैठ रहे होते हैं. होली के लिए तो ऐसा होता ही है, नए साल के लिए, दिवाली के लिए भी होता है और इस बार रक्षाबंधन के लिए भी लोगों के मन में काफ़ी असमंजस है कि 30 तारीख को रक्षाबंधन मनानी है या 31 को मनानी है. इसी असमंजस पर बात करने के लिए हमने विशाल महाराज को स्टूडियो में आमंत्रित किया है. जय श्री कृष्ण महाराज. जय श्री कृष्ण. रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और इस बार रक्षाबंधन भी 2-2 तारीख पर पड़ रही है. ऐसे में लोग काफी कंफ्यूज है और सवाल पूछ रहे हैं हमसे. तो हमने पूछा कि क्यों ना आप जैसे एक्सपर्ट से ही पूछा जाए कि आखिरकार रक्षाबंधन वाला माजरा क्या है. हाँ, अभी जो श्रावण का महीना शुरू होता है तो अभी क्या है कि अभी सब त्यौहार शुरू हो गए. तो सभी त्यौहार शुरू हो गए तो अभी 30 अगस्त को रक्षाबंधन होगी. मगर रक्षाबंधन शुरू होती है पूर्णिमा 30 अगस्त को. वो 11 बजे शुरू होती है पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा जिसे हम बोलते हैं. और वो श्रावणी पूर्णिमा 11 बजे को शुरू होगी और 31 तारीख को सुबह 7 बजे और 1 मिनट को वो पूर्ण होती है जी. तो हमें रक्षाबंधन के दिन 10:58 पे भद्रा होती है. जो भद्रा का काल होता है 30 तारीख का वो रात को 9 बजे तक का है. अच्छा. तो उस समय हम रक्षाबंधन नहीं कर सकते क्योंकि राखी बंधन नहीं कर सकते जी. भाई की कलाई पर हम राखी नहीं बांध सकते. तो वो भद्रा का काल हमें छोड़ना पड़ेगा. तो रात को 9 बजे के बाद हम रक्षाबंधन कर सकते हैं, राखी बांध सकते हैं भाई की कलाई पर, या सुबह 7 बजे से पहले दूसरे दिन पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है. 7 बजे के बाद 7 बजे और 1 मिनट के बाद वो पूर्णिमा पूर्ण हो जाती है. तो हमें 7 बजे से पहले करनी है या अगले दिन 30 तारीख को 9 बजे से बात करनी है. भद्रा काल में हम नहीं कर सकते क्योंकि उसके पीछे भी एक रामायण की कहानी है कि रावण की बहन ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी. अच्छा. तभी रावण परास्त हो गया उससे, राम से. तो भद्रा काल का बहुत बुरा असर होता है. भद्रा को दैत्यों के साथ लड़ने के लिए और दैत्यों को हानि पहुंचाने के लिए उसकी उत्पत्ति हुई थी. अच्छा. तो दैत्यों को हानि पहुंचाने के लिए जो उत्पत्ति उसकी हुई थी, मगर वो जब भद्रा का जन्म हुआ, जो शनि देव की बहन सूर्य और छाया की जो पुत्री कही जाती है, तो भद्रा ने पूरी सृष्टि को परेशान कर रखा. अच्छा. तो इसीलिए भद्रा काल में कोई कार्य हो नहीं सकता. और इस वक्त की जो भद्रा होती है 30 तारीख को, वो पृथ्वी लोक की भद्रा है. तो पृथ्वी लोक की भद्रा में हम ये कार्य नहीं कर सकते. तो हमें 30 तारीख को 9 बजे के बाद या 31 तारीख को
31 तारीख को हमें सुबह 7 बजे से पहले करना है। यानी क्योंकि 30 तारीख को श्रावणी पूर्णिमा तो है, लेकिन उस दिन भद्रा होने की वजह से हम नहीं कर सकते। लेकिन महाराज ये भी तो कहते हैं कि रात को भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो फिर सुबह 6 से 7 के बीच में आप प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में भी बांध सकते हो, वो भी अच्छा है। तो अगर हम मुहूर्त में मानना चाहते हैं तो ये है कि 30 तारीख को रात को 9 बजे बाद या 31 तारीख को सुबह 7 बजे से पहले, क्योंकि 31 तारीख को 7 बजे के बाद द्वितीया तिथि लग जाती है, क्योंकि एकम है नहीं। अच्छा। इस बार एकम की क्षय तिथि है, तो द्वितीया तिथि लग जाती है। तो हमें 7 बजे से पहले ही ये करना है। दोष के दिन हम राखी नहीं बांध सकते? नहीं, उस 30 तारीख को हम नहीं बांध सकते। 30 को नहीं बांध सकते, 31 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बांधो या 7 बजे से पहले बांधो, मगर 31 तारीख को हम राखी बंधन कर सकते हैं। जी, तो इसी तरीके का मेल इस बार हर त्योहार में बैठता है। कितना महत्व होता है, कितना मानना चाहिए आपको? क्योंकि मानने वाले मानेंगे और नहीं मानने वाले नहीं भी मानेंगे, तो क्या विपरीत असर हो सकते हैं? वो क्या होता है कि हमेशा रक्षाबंधन भाई की रक्षा के लिए होती है। राखी माँ बांध सकती है, युद्ध पे अगर कोई पति जा रहा हो तो उसकी पत्नी भी राखी बांध सकती है। रक्षा का इतना महत्व है। बहन, माँ, पत्नी, हर कोई उसके भाई या पति या बेटे की रक्षा के लिए बांधे। श्रीमद् भागवत गीता का एक प्रसंग है कि बलि राजा ने 100 यज्ञ पूरे करने थे, तो जो आखिरी यज्ञ पूरा होना था उस समय भगवान विष्णु वामन अवतार में आए और 3 पग जमीन मांगी, बलि राजा ने दे दी। तो उनके पास कुछ रहा नहीं, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में आ जाइए। तो भगवान को वहां रखा तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई कि विष्णु भगवान को वापस कैसे लाए। तो नारद जी ने उपाय दिखाया कि नारद जी ने कहा कि आप बलि राजा को राखी बांधो और बलि राजा को राखी बांध के उनके पास से विष्णु भगवान को मांग लो। तो इस तरह राखी का इतना महत्व है। कृष्ण भगवान ने भी द्वापर में जब कृष्ण भगवान आए तब उनकी उंगली में चोट लगी, तो द्रौपदी ने भी अपने धागे से उनको बांधा, तो भगवान ने उनके चीर पूरे। वो भी एक महत्व है। तो राखी का बहुत महत्व है। राखी का महत्व है, रिश्तों के साथ इसे जोड़ दिया गया है, लेकिन भाई की रक्षा और भाई की सुरक्षा की बात है। और ऐसे में हिंदू धर्म में वैसे ही तिथि और मुहूर्त का बहुत ज़्यादा महत्व हमेशा से रहा है। हम कोई भी शुभ कार्य करने जाते हैं तो हमेशा तिथि देखते हैं, जो चौघड़िया होता है वो भी देखते हैं। और इसीलिए त्योहार में ये जो 2 त्योहार पड़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारे मन में भी असमंजस है कि आखिरकार कैसे किया जाए, जिसे महाराज ने दूर कर दिया है। महाराज, इसी तरह 2 त्योहार इस बार हर बार कुछ ना कुछ पढ़ते जा रहे हैं, तो कोई तोड़ इसका कैसे निकाला जा सकता है? इंग्लिश कैलेंडर अलग है, हिंदू कैलेंडर अलग है। हमारे यहाँ क्या है कि सब अपने आप को हिंदू बोलते हैं, मगर कल्चर हमने हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन मिलेगी उसी दिन त्योहार मना लिया जाएगा। मगर हमें चलना है हमारे पंचांग के हिसाब से। हमारा कार्य सभी सिद्ध वहीं से होता है, हमारे सब निर्णय वहीं से होते हैं, पंचांग की तिथि के अनुसार ही होता है। ये इंग्लिश कैलेंडर से भी ज्यादा सटीक हमारा पंचांग होता है, मगर सबको ये पता नहीं चलता कि इसको देखते कैसे, इसलिए इंग्लिश कैलेंडर पकड़ लिया है। इसीलिए हमें अपने आसपास भी कोई विद्वान ब्राह्मण रहते हो तो उनको पूछना चाहिए कि हमें ये कैसे करें, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। सही समय पे सही जानकारी से काम करोगे तो आपका सभी काम सफल होगा ही, उसमें कोई आपको शंका नहीं होगी। ये राखी में भी एक येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल, तो उसमें भी बलि राजा के पास से लाने के लिए भी सही समय देखा, सही गुरु किए। नारद जी को गुरु बनाया लक्ष्मी जी ने, उनके पास से पूछा कि कैसे करे, तो सही उनको सूचन मिला तो उससे विष्णु भगवान को वापस ला सके। तो आपके आसपास भी कितने विद्वान ब्राह्मण रहते हो तो उनको भी पूछो। अपने को जानकारी ना हो तो हम नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं कि सृष्टि में कुछ चलेगा नहीं। जो है वो तो है ही, हम मानने से कुछ नहीं होगा। हम बोलेंगे कि सूर्य नहीं है
तो क्या सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो तो तेज अपना देगा ही। बिल्कुल। तो हमारे शास्त्रों को आज विदेश के लोग अपना रहे, वो देखते हैं कि हमारे शास्त्र कितने पावरफुल है, तो हमें भी उसको मानना ही चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तर्क वितर्क करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अब कर्म करो, ये करो, वो करो, मगर जो है उसको तो हमें मानना ही पड़ेगा और उसी तरह से चलोगे तो ही आपको सही रास्ता मिलेगा और आपके काम में सिद्धि होगी। पर क्या रात को राखी बांधना उचित होता है? वैसे ऐसा कोई शास्त्र में लिखा गया है कि रात को राखी बांधनी है, नहीं बांधनी है? संध्या काल के वैसे तो पहले तो राजा युद्ध करने जाते थे, तो युद्ध रात को होता है तो वो रात को भी बांध देते थे, मगर देश काल के अनुसार अब सब कुछ हो गया है। क्योंकि देश काल अनुसार सब कुछ होता है, मगर ऐसा ज्यादातर प्रातः काल में जितना काम करो उतना अच्छा है। सूर्योदय या ब्रह्म मुहूर्त में करो तो उसका फल ज्यादा होता है। तो हमें पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, तो 31 तारीख को ही करो। अगर कोई आपके पास कोई विकल्प नहीं है तो 30 तारीख को करो, बाकी 31 तारीख को ब्रह्म मुहूर्त में करो या 7 बजे से पहले करो। जी। तो 31 तारीख को सुबह 7 बजे से पहले राखी बांधनी है। ये जो सारे शास्त्र है, जो हमारा धर्म है, हमारा पंचांग है, वो हमारे लिए है, हमारे आसपास एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने के लिए है। और जब हम सही विधान से काम करते हैं तो हमारे मन में दुविधा नहीं रहती, आशंका नहीं रहती है कि अगर कुछ अशुभ होता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि अरे हमने भद्राकाल में राखी बांध दी थी, शायद इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो उन सब से बचने के लिए भी ये पंचांग जो होता है उसके आसपास ही काम करना कहीं ना कहीं जरूरी होता है। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जानकारी दी। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि यहाँ हम वही जानकारियां देते हैं जो सवाल आपके मन में उठते हैं, वही सवालों के जवाब हम यहाँ से एक्सपर्ट के जरिए जानते हैं। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, VNM का YouTube चैनल है, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट लगातार आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके रिश्तेदार भी यही सवाल मन में सोच रहे हैं कि आखिरकार राखी मनानी कब है। आप हमें डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार। कौन हलावे लींबड़ी ने कौन झूलावे पीपड़ी, भाई नी बहनी लाडकी ने भैलो झूलावे डालकी।